जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम कभी डराते हैं, आपको लगता होगा, कभी धमकाते हैं, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद है हमारा समझाने का, और समझाने का कि कानून आप तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए कानून से डरिए भी, यहां डराते हैं। लेकिन जहां दूसरा कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जो आपका मानवीय अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, आपको सता रहा है, तो वहां कानून आपकी कैसे मदद कर सकता है, यह भी हम आपको बताते हैं। पूरे मुल्क में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे, इसलिए भी न्याय से वंचित नहीं रहे कि वह असमर्थ है, गरीब है, दिव्यांग है, एससी है, एसटी है, महिला है, कमजोर वर्ग से है। उसके लिए भी कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आपकी लड़ाई विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से लड़ी जाएगी और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी, इसमें आपको कोई खर्च नहीं आएगा। लेकिन हमारे कहने का कोई मतलब तब नहीं रह जाता है जबकि आप कान से सुने एक कान से और दूसरे कान से निकाल दें। हमारे कहने का मतलब तब होता है जब आप अपने भी इसका लाभ लें और जो लोग इससे गैर जानकार हैं, अनजान हैं, उनको भी बताएं ताकि वो इसे लाभ ले सके। हर किसी के पास शायद अपवाद भी कम होगा, एक परिवार है, उस परिवार में कुछ खटपट होते हैं और खटपट कभी कभी कानून के दायरे से अलग हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो वहां भी कानून घुस जाता है घर में। घर में कानून को घुसना नहीं है, लेकिन कानून घुस जाता है। कानून जब घुसता है तो पुलिस भी घुस जाती है। एक दिन 2 दिन पहले सरस्वती पूजा हुआ। हमारे यहाँ सारी देवियां, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या दुर्गा हो, शक्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए या ज्ञान चाहिए, बिना देवियों के काम नहीं चलना है। हम उनको पूछते जरूर हैं, लेकिन जहां मन करता है ठोकते भी हैं। यह घरेलू हिंसा जो है वह आपको आपके ही घर में पुलिस को घुसने के लिए और कानून को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देती है। आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए झांसा की मध्यस्थ अरुणा प्रकाश जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? घरेलू हिंसा मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा जो एक्ट हमारा बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो आप कानूनी रूप में आएंगे तो उसका एकदम शाब्दिक अर्थ है कि ऐसी वो व्यवस्था जिसमें 2 लोग रह रहे हैं। एक सर्कमसाइज्ड एरिया है जिसमें 2 लोग रह रहे हैं, जिसको घर माना गया, वहां आपसी रिश्ता है दोनों का। कहीं भी घरेलू हिंसा कानून के तहत पति और पत्नी, पति शब्द को नहीं माना गया है। डिफेंडेंट हमेशा पति रहा, पर पति शब्द नहीं लिखा गया। इसका एक बहुत ही व्यापक मतलब है। घरेलू हिंसा मतलब एक घर में जहां साथ रहे, रिश्ते बने हुए हों, उस एरिया में आप रह रहे हैं और उस आपसी रिश्तों में जहां खटपट हो रही है तो उसमें हिंसा अगर भावनात्मक रूप की हुई, शारीरिक रूप से हुई, अब्यूसिव, आप वर्बल हुए, नॉन वर्बल हुए, जैसे भी हुए, उस एरिया में जब आप हुए तो उसको एक घरेलू हिंसा का रूप दिया चाची भी, फुआ भी, दादी भी, कोई मां भी, कोई पति को वहां ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस। जी, डिफेंडेंट कभी वो वर्ड ही नहीं यूज हुआ। एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है उसका, जहां, और ये भी आप मत देखिए कि एक औरत के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का ये कर सकती है ना। रिश्ता जहां बंधे हुए हैं माँ बेटा, तो वहां जो माँ है वो पीड़ित होगी, वो सफर कर रही है। तो ये जो एक्ट है ये महिलाओं के लिए ही बना है, यहाँ कहीं भी पुरुष का ये नहीं है। उसके ग्रीवांस को रिड्रेसल करने के लिए ये एक्ट नहीं बना। जैसे अभी आप कह रहे थे, तो मध्य प्रदेश की एक घटना, एक वकील साहब ने कोर्ट में दायर कर दी अर्जी कि पत्नी डेली लौकी की सब्जी खिलाती है, यह भी मानसिक प्रताड़ना है और इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लाई है। कोर्ट ने कहा कि हुजूर ये स्पेशली लड़कियों के लिए बना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्ट है, आपको यहाँ से कोई रिड्रेसल नहीं मिल सकती। मतलब आपको एक वो बता रही हूँ कि ऐसा भी हुआ। नहीं, अपने कोई की सब्जी वो बना सकते थे, अपने बनाए खाइए ना भाई। तो उन्होंने एकदम कोर्ट में ये याचिका डाली कि डेली कद्दू की सब्जी खिलाती है, ये भी एक तरह से प्रताड़ना है। तो कानून कहाँ टूटता है? घर में कानून कब टूटता है? घरेलू हिंसा एक्ट अगर ले आया जाए तो वहाँ कानून कब माना जाता है, कानून कब टूटता है? देखिए, कानून कब टूटना ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने क्या सीमाएं तय कर रखी है। बिल्कुल। आप ऑफिस की सारी थकान घर को लेकर आ रहे हैं, आप बाहर का जितना भी क्रोध है, कलेश है, दिमाग में आपके जो भी चल रहा है वो सब आप घर लेकर आ रहे हैं। और पत्नी जो एक घरेलू महिला है, अगर वो हाउसवाइफ है, वो भी दिन भर के अपने सारे कलेश को, सास ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, बच्चों के स्कूल में क्या हुआ, पीटीएम में ऐसा हो गया, किराएदार ऐसा बोल गया, मकान मालिक ऐसा बोल गया, वो सारी चीजों को लेकर बैठती है। अब शाम को जब पति आया तो भोजन के साथ साथ आप पे गठरी भी खोलते हो शिकायतों की। तो यहां से शुरू होता है। छोटी सी बात
कहते हैं क्षुधा से व्याकुल मनुष्य बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी का काफी अच्छा कोट है ये। तो वो आप गठरी खोल कर बैठ गए, अब पति बेचारा थका हारा आया, आपकी इतनी शिकायतों को भी भोजन के साथ ग्रहण करेगा, आज नहीं कल नहीं, इरिटेट होना है उसको, और बात एक छोटी सी बात से शुरू होती है और बढ़ते 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 वो न्यायालय तक पहुंच जाती है। एक तो ये है, दूसरी जैसे आपने कहा कि पुरुष डिपेंडेंट नहीं माना गया है, पुरुष भी तो हिंसा करता है, और पुरुष के जो नाते रिश्तेदार हैं, यानी कि महिला के जो नाते रिश्तेदार हैं, वो भी हिंसा करते हैं। पति पुरुष का मतलब यहाँ पति को नहीं लिया गया, ये जो शब्द है इसको डोमेस्टिक वायलेंस में पति नहीं कहा गया, एनी इंडिविजुअल। पति पर हिंसा वो प्रताड़ना का मामला नहीं है, वो समझ रहे हैं, पति भी कर सकता है, देवर भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, चाचा भी कर सकता है, बेटा भी कर सकता है। तो उसमें जो है अगर उसको लगता है कि उसके साथ हिंसा होती है तो आमतौर पर घरों में ही रिडर्सल की कोशिश होती है, घर में ही उसको एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन घर में जब नहीं होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तब यह मामला अदालत में आता है। और जो लोग अदालत में लेकर के आते हैं, क्योंकि महिलाओं से संबंध ज्यादा है, ये तो लेकर के आते हैं, वो लोग कमजोर ही होते हैं। बहुत कम महिलाएं अभी भी सक्षम है जिस तरह के मामलों को मानती हैं कि तुरंत हमको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या हमको रिटेलिएट करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए, ठीक है तुम एक थप्पड़ लगाते तो लोग हमारी तरफ से भी एक थप्पड़ ले लो, बराबर हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। नहीं तो अक्सर वह भी बर्दाश्त करने की कोशिश करती है कि हम बर्दाश्त करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जब उससे बाहर होता है तब यह मामला आता है। उस कमजोर वर्ग को फिलहाल हम मान रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि आंचल में है दूध आंखों में पानी, उसकी बात हमने, तो उसको कैसे मदद मिल सकती है, कानून से कैसे मदद मिल सकती है, अदालत से कैसे मदद मिल सकती है, और कैसे वो आगे बढ़े। देखिए जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक हम लोग 498 से ही ऐसे केसेस का रिड्रेसल करते थे, 498, 498A। जब ये एक्ट आया 2005 में तो ये स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया, इस एक्ट को लाया गया और यहाँ देखा गया कि इनकी प्रोटेक्शन की जो है वो सारी बातें इसमें की गई। अब जो आप ये कह रहे हैं वायलेंस किस तरह का हुआ, तब उसको ना बोलना था, सीमा रेखा उसको खींचनी थी, तब ना बोलना था, उठ के खड़े, आपने कहा कि एक थप्पड़ उसको भी मार देना चाहिए, पर वो तो करी नहीं। बर्दाश्त करने की जो शिक्षा हम लोग घरों में देते आते हैं, बच्चियां तो वैसे ही बड़ी होती हैं, मनुस्मृति से अभी तक आप देखते आइए तो यही व्यवस्था चली आ रही है। अब जो उसके ऊपर वायलेंस हुआ, जो भी अत्याचार हुआ, वो शाब्दिक था, थप्पड़ से था, फिजिकल अब्यूज था, सेक्सुअल अब्यूज था। आप रिलेशनशिप में भी, मैरिज में भी मैरिटल रेप की व्यवस्था, व्याख्या हमने पढ़ी है, देखी है उसको, वो था। फिनेंशियल आप उसको अत्याचार कर रहे हैं, मान लीजिए पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उसका किराया आप रख ले रहे हैं, जो किराया उसको मिलना चाहिए वो किराया आप रख ले रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो भी एक तरह का अत्याचार है कि बेचारी को जो इनकम आना था वो इनकम आया नहीं, वो इनकम आपके पास चला गया, वो इनकम भी चला गया उसके, तो मानसिक रूप से भी वो उसमें चली गई, शारीरिक रूप से भी उसको आघात लगा, मानसिक भी, फिनेंशियल भी, लैंगिक भी। तो ये सभी तरह के जब अत्याचार उस पर हुए, वो ना बोलना भूल गई, नहीं करी, तो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, घंटी बजाओ अभियान। उसमें क्या था कि अगर आपको लगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी झगड़ा हो रहा है, कोई घर में क्लेश चल रहा है, तो घंटी बजाना क्या था, रिंग द बेल कैंपेन, घंटी बजाइए। घर में अगर कोई भी चीज अव्यवस्थित है, आपको लगता है गेस्ट आए, चीजों को यथा जगह उसको उठाकर रखने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो वो जो था ना वो फुल स्टॉप लग जाता था कि जो क्लेश चल रहा है, जो बहस चल रही है, वो रुक जाती थी। तो बेल रिंग द बेल कैंपेन शुरू हुआ था इसके लिए। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए इसके लिए कि आपको अपनी सीमा रेखा कैसे तय करनी है। आप मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, पर वहां आपको ऐड क्या देखने मिलता है, तंबाकू खा के मुकेश देखते हैं, 22 साल का लड़का हूं, तंबाकू खा के हालत है, आप एक मातम वाले फेज में चले जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस का तरीका ही वही है। सरकार ने तरह तरह से प्रिंट मीडिया और सिनेमा हॉल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जो भी उनका ये है, उससे वो लिटरेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कैंपेन्स चलाए। अब जब इतने के बाद हो गई, पहले एक्ट से पहले की बात करते हैं तो लड़की का लिखित एप्लीकेशन जरूरी था, रिटन कंप्लेन बाय द सफरर, अग्रीव्ड बाय द विक्टिम, वो जरूरी था। उसके बाद कि भाई मान लीजिए मैं पड़ोसी हूँ, मेरा एक धर्म बनता है, बगल के घर में डेली झगड़ा हो रहा है, देख रहे हैं, आप करिए इन्फॉर्म। पहले लोग डरते थे कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, है ना, आप करिए इन्फॉर्म। लेकिन अभी भी घर में ऐसा होता है कि जब पुलिस आती है, पूछा जाता है क्या हुआ, गिर गई थी, हाथ में पट्टी बंधी है, ऐसे ही चोट लग गया था, कि भाई जो पड़ोसी है वही ताक झांक करता है, हमारे घर में तो शांति है, पति तो हमारा देवता है, ससुर हमारे कुछ नहीं कहते हैं। तो ये एरिया को उसको खुद व्यापक रूप में ढूंढना होगा कि कहां बढ़ करके ये अत्याचार हो जा रहा है, कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, कहां तक है कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि चलो कभी क्रोध में कोई कुछ बोल दिया, हर बार रिएक्ट करके बात को बढ़ा दिया जाए, जरूरी नहीं है। पर जब वो सर से ऊपर आ रहा है, पानी नाक से ऊपर आ रहा है, तो उनको रिड्रेसल के लिए जाना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएं, उनको पावर है ऐसे केसेस को देखने का, वहां जाए, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेन कर लें आप, उनको कंप्लेन का रिड्रेसल वहीं हो जाएगा।
बहुत सारे राज्यों में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति स्टेट सर्विस कमीशन से होती है। आप एमपीपीएससी से देखिएगा, सबसे ज्यादा नियुक्तियां वहीं हुई हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितने भी नंबर के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, वो मतलब मेल हो या फीमेल हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। उनकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि ऐसी महिलाओं को जो आए जिनका ग्रीवांस है उसको कैसे रिड्रेसल किया जाए, त्वरित कार्यवाही उस पर कैसी हो। ऑपोजिट पार्टी को अगर मजिस्ट्रेट ने मान लीजिए तलब किया, वो नहीं आ रहे हैं, उसको इंश्योर करना कि पार्टी तक नोटिस गया, पार्टी को आना है, 3 दिन का समय दिया जाता है उनको। 3 दिन के अंदर आपको वहां अपियर होना है। आप नहीं अपियर होते हैं, एक्स पार्टी वो जजमेंट सुना सकते हैं। तो इन चीजों के लिए उसको अवेयर होना होगा, और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, शिक्षा और जागरूकता। नहीं, उसमें जो है कुछ चीजें तो है कि घर में कोई लिखित कानून नहीं हो सकता है। सही है। जो है वो लिखित है, अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही है कि हमारा बिहेवियर किसके साथ क्या होगा। सही। जैसे कि भारत का संविधान ही है, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी हमको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की हमारी सीमा क्या है खुद हमको तय करना, नहीं तो कानून तय करेगा। या तो आप तय करिए, नहीं तो कानून तय करेगा। तो उस सिचुएशन में रिश्ते बने हुए हैं, और कुछ मामलों में जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है, 2 चीजें, एक तो दहेज प्रथा जो है, और दूसरे लड़कियों का पैदा होना, ये 2 बड़े कारण हैं जिन कारणों से घरेलू हिंसा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी सास, कभी ननद, कभी बुआ, सब महिला ही है, लगभग सब महिला है। तो ये सब मिला करके ये जो दहेज प्रथा है, जिसके लिए कानून बना और उस कानून को बहुत ज्यादा से ज्यादा सख्त किया गया, फिर बाद में पता चला कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, तो इसको लिबरल किया गया कि उसमें ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। घरेलू हिंसा में भी हमको लगता है कि जब अंडरस्टैंडिंग पर ही सारी चीजें डिपेंडेंट है, कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कहाँ हमको थूकना है, कहाँ खखारना है, कहाँ हंसना है, कहाँ वो करना है, ये तो खुद हमको मालूम होना चाहिए ना भाई। और दूसरे ये कि जब हमको खुद चोट लगती है किसी के मारने से या ठोकर लगने से, तो हम जिसको मार रहे हैं उसको भी चोट लगती है, तो वहां रिएक्शन स्वाभाविक है। तो वैसी स्थिति में या तो हम फिर उसी तरह की चोट खाने के लिए तैयार हैं, या उस तरह का चोट नहीं दें। और ऐसी स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में और क्या क्या हो सकता है उनके साथ, जो इस तरह की हिंसा करते हैं, उनको सजा क्या हो सकती है, उन पर जुर्माना क्या हो सकता है, और जो विक्टिम है उसका बचाव कैसे हो सकता है। विक्टिम का बचाव के लिए तो बहुत सारी हमारे यहाँ 37 धाराएं हैं इस एक्ट में, 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। और ये सारी धाराएं में पूरी सारा कुछ डेफिनेशन क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का, कैसे होना है रिड्रेसल, क्या क्या अधिकार हैं उनके पीड़िता के, वो सब बताया हुआ है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 498 को 2017 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज का बेंच था, उन्होंने कह दिया कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म, लीगल टेररिज्म है, इसको आप लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ये मैन के बहुत अगेंस्ट इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। 2018 का एक जजमेंट आया, उसमें फिर कहा गया कि नहीं, इतना डेरोगेटरी वर्ड हम लोग महिलाओं के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वहां टेररिस्ट आपने महिलाओं को ही कह दिया, नहीं कर सकते। लेकिन मिसयूज जो था वो माननीय न्यायालय को दिखा, और वहां के बाद फिर आया कि नहीं, एक प्रोटेक्शन एक्ट ही बना देते हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की सारी बात की जाएगी। अब जब महिला शिकायत लेके आती है, उसको क्या सुरक्षा चाहिए, उसको उस पति से सुरक्षा चाहिए या उस व्यक्ति से सुरक्षा चाहिए जिसके खिलाफ वो आई है न्यायालय में, चाहे वो सास हो, चाहे वो ननद हो, जी। तो उसके लिए वो क्या चाहेगी, एक घर चाहेगी। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि महिलाओं का कोई घर नहीं होता, उनका मायका होता है, उनका ससुराल होता है, उनका घर नहीं होता है। तो ऐसी महिलाएं जो ससुराल में मार खा रही हैं, हिल रही हैं वहां अपने पूरे दिमागी मानसिक तौर से, और उनका मायका भी नहीं है, मायके में भी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो मायका नहीं जा सकती हैं, ये महिलाएं क्या करेंगी। इनके लिए व्यवस्था की गई है शेल्टर होम्स की। यहाँ जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन महिलाओं को वो जो शेल्टर होम्स है वहां तक पहुंचाए। कई बार होता है जो महिलाएं यहाँ चोट खाकर आई हैं, सर फूटा है, हाथ टूटा है, तो अब इनको ट्रीटमेंट भी चाहिए, उस शेल्टर होम में इनको ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई। अगर महिला नौकरी पेशा है, वो कहीं काम करती है, तो यह सुनिश्चित करना कि वह महिला अपने शेल्टर होम से, या अगर अपने घर में रह रही है, अगर मान लीजिए ऐसी है स्थिति कि वो रह सकती है जहां रह रही है, वहां से अपने वर्किंग प्लेस तक जब आ रही है तो सुरक्षित आए और सुरक्षित वापस जाए, इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी। दूसरी, अगर वो नहीं चाहती है कि वह व्यक्ति जिससे उसका झगड़ा है वो उस घर में रहे, तो कोर्ट ये कह सकती है कि वह मकान आप खाली कर दीजिए और वहां महिला रहेगी, या फिर ये कह सकती है कि आप इनको एक किराए की अलग व्यवस्था कर दीजिए जहां ये रहें। दूसरा आता है बच्चों का। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी पे बात होती है। जब तक सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब तक तो बच्चा माँ के पास ही रहता है, वो कस्टडी की बात हो जाती है, वो देखते हैं। और जब रिड्रेसल का फाइनल ये आता है कि भाई हम लोग देखें कि आप क्या, जैसे अब हम विधिक सेवा प्राधिकार में आप देख रहे हैं मीडिएशन चलते हैं कि भाई हो गया, इतना एक्ट लगा लिए, इतने सेक्शंस लगा लिए, कहीं क्या कोई थोड़ी सी गुंजाइश है, आशा की एक छोटी सी किरण भी अगर केसेस में दिखती है तो माननीय न्यायालय से वो केसेस रेफर होकर आते हैं मीडिएशन के लिए कि आप देखिए शायद बातचीत से कोई बात निकल कर आती है सामने, तो उसमें हम लोग बात करें।
नहीं, इसमें दो तरफा है। दो तरफा है कि महिला भी महिला पर हिंसा करती है, पुरुष भी महिला पर हिंसा करता है। आपने जो कहा वो सही है कि महिलाओं का अपना कोई घर नहीं होता है। घर पुरुष का है, पति का है, बेटे का है, भाई का, सबका घर है, लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं होता है। दिक्कत ये है जिस प्रोटेक्शन में सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है शेल्टर की। और जितने शेल्टर होम हैं, पता नहीं आपको कभी मौका मिला है कि नहीं मिला है, आप कभी एक बार घूम लीजिए शेल्टर होम्स की क्या स्थिति है, कितना आप उसको प्रोटेक्ट कर पाइएगा वहां पर। वो प्रोटेक्शन छोड़ी जहां हिंसा से आप परिवार से प्रोटेक्शन करना है, किस मन स्थिति में उसको वहां रहना है, कैसे रहना है, ये मैंने देख करके ही पता चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में चले जाइए, शौचालय तो बने हैं, वॉशरूम मस्ट है, क्योंकि लड़कियां दिन भर पानी इसलिए नहीं पीती हैं कि उनको कहीं वॉशरूम जाना नहीं पड़ जाए। आप इससे बड़ा अत्याचार और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स है जिनको कि इन सब चीजों को एक्सिक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है, वहां ज्यादा इन चीजों को समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाएं कि भाई वह एक ह्यूमन बीइंग है और उसके ये नीड्स हैं, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। इसमें विधिक सेवा प्राधिकार, इसलिए कि प्रोटेक्शन होम में जाने वाली महिला पहले कमजोर थी, बहुत सहते सहते तब आई, तब उसके प्रोटेक्शन होम की आपने व्यवस्था की। अब वहां की कंप्लेन करेगी, डांट के अलावा तो उसको मिलेगा नहीं। तो उसका कैसे क्या व्यवस्था हो सकता है, कुछ होने की गुंजाइश है क्या? कहाँ शिकायत करेगी? तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, कहाँ शिकायत करेगी, ये तो ऐसे ही कंप्लेन करती, सबके खिलाफ कंप्लेन, यही इसीलिए दशा हुई है। माने उसकी जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा पर नजर नहीं जाएगी, बस उसके पास यही जाएगा कि तो ऐसे ही करते थे, इसलिए ऐसा होना ही चाहिए, बिना इसके सुधरेगा नहीं। देखिए क्या है ना, हम लोग हमेशा जो चेंज लाना चाहते हैं वो ऊपर से लाना चाहते हैं। चेंज जो है वो हमेशा नीचे से होगा, ग्रास रूट से होगा। ये सारी चीजों का एक एरिया तय करना, आपने कहा कि कहाँ थूकना है, कहाँ यूरिनल पास करना है, कहाँ खाना खाकर कैसे प्लेट उठाना है, ये माने आप जापान का एजुकेशन सिस्टम देखिए, पहले 5 साल तक बच्चों को ABCD अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाते हैं, लाइफ मैनरिज्म्स पढ़ाते हैं, लाइफ स्किल्स पढ़ाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे डाइनिंग टेबल पे खाना है, कैसे वॉशरूम यूज करना है। आपने तो हमारी शिक्षा से वो मॉरल साइंस भी हटा दिया, कंपल्सरी सब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी है। मोरल साइंस रखने तो बहुत दिक्कत होती है ना। बहुत जगह आदमी को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं देखिए, तो यही आपने कहा ना कि 2 किताबें हट गई, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं। एक किताब हट गई सत्य हरिश्चंद्र, एक किताब हट गई जीवन कला। ये दोनों जो है सबसे ज्यादा मोरल लेकिन आप देखिएगा कि पहले हमारे स्कूल्स में ना क्लास 5 तक छोटी छोटी मोरल स्टोरीज आती थी, पंचतंत्र वाली कहानी, पंचतंत्र वाली कहानी। हाँ, लेकिन वो पहले आती थी, क्लास में पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में स्टोरीज डाली गई हैं, पर ऐसे कि हम इसको एक मॉरल लेसन, जो ऐसे मैं एक नानी दादी भी देती थी ना, नानी दादी संयुक्त परिवार था, नानी दादी से मिलता था, वो तो गायब हो गया। परिवार बिखरा हुआ है, परिवार बिखरा हुआ है। तो ये मर्यादाएं और ये लिमिटेशंस और ये शिक्षा जहां से आनी चाहिए थी, उस सोर्स को ही आपने गंदा कर दिया, पोल्यूट कर दिया। अब नानी दादी के साथ बच्चे रहते कहाँ हैं? वेयर एवर द हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ वहीं रह रही है। मेनी ऑफ द केसेस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, और बच्चा क्रेश में रह रहा है। बच्चा क्रेश में किसके भरोसे रह रहा है, कैसे पल रहा है? आपके पास तो समय नहीं है वो देखने के लिए। तो बुनियादी जहां से शुरुआत होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये शुरुआत बुनियादी तौर पे होनी चाहिए। जब हर व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस को जानेगा, अधिकार सब जान रहा है, कर्तव्य कोई नहीं जान रहा है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि भाई तो मेरा फंडामेंटल राइट है। इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी हमारे देह पर हमारा अधिकार है, हम बच्चा कब पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये आपको पता है। आपके कुछ कर्तव्य भी हैं उसके साथ साथ, तो कर्तव्य की पार्ट कहीं है ही नहीं, कोई पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता कर्तव्यों का। खाना खाइए, आपने घर में आपने मर्यादाएं तय कर रखी है ना, बच्चे खाना खाएंगे प्लेट उठाकर बेसिन तक ले जाएंगे, डाइनिंग टेबल पे कोई जूठा नहीं छोड़ता है, या नीचे बैठकर खाए तो नीचे नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि आपने अपने घर की वो मर्यादा तय कर रखी है। तो बच्चे में अगर आप ये आदत डाल रहे हैं, वो किसी और के घर भी खाने जाएगा, वो अपना जूठा उठाकर वॉश बेसिन तक ले जाएगा। ये मर्यादाएं हमको और आपको ही तय करनी है, ये सीमाएं हमको और आपको ही बतानी है लोगों को। अगर हम 2 को भी बताने में सक्षम होते हैं तो लगता है चलो हमने अपना इनपुट दिया, अब ये 2 और को सिखा ले। दीप से दीप जले जी। हाँ, एक और बात है कि आप देखिएगा घरेलू हिंसा में या क्या नाम है, दहेज प्रताड़ना में, ये 2 मामलों में और लड़की पैदा होने में, इन 3 मामलों में पुरुष के तुलना में पुरुष महिला विरोधी हो सकता है मेरा बयान, लेकिन मेरा मकसद यह नहीं है। ईमानदारी है कि महिलाएं ही शामिल होती हैं जी। वो सास भी होती है, बुआ भी होती है, ननद भी होती है, बार बार बच्ची ही पैदा करिए, बार बार बच्ची, कौन खानदान का नाम चलाएगा, कौन नाम चलाएगा। तो यहाँ जो है उनको किस ढंग से एडुकेट किया जाए, अलर्ट किया जाए और समझाया जा सके कि भाई महिला पर अत्याचार करेगी, पुरुष पर सिर्फ दोष मर देने से या पुरुष को जिम्मेवार ठहरा देने से बात बनती नहीं है। और जैसा कि आपने शुरुआत की
कि कान भरने का। वो आया ऑफिस से या कहीं से मजदूरी करके और आपने पूरा गठरी खोल दी और गठरी खोल करके वहां जो स्थिति पैदा होती है, तो इससे कैसे बचने का क्या उपाय हो सकता है? ठीक है, आपने बताया कि आप वो जाए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाए, अपने यहाँ देख लीजिए प्रोटेक्शन अफसर जितने हैं, कौन है प्रोटेक्शन अफसर? सीडीपीओ। आप सीडीपीओ से बात करके देखिए, क्या मालूम है उनको घरेलू हिंसा के बारे में, और उनके पास जो महिलाएं आती हैं उनकी क्या दशा होती है? कभी कोई रिसर्च हुआ है? कभी इस पर बात होती है? तो हम जा रहे हैं आपके पास शेल्टर लेने के लिए, आप ही को नहीं पता है और आप उल्टे अरे उसी में एडजस्ट करके रहो ना जी, जाओ शेल्टर, हम तब तुमको पता चलेगा क्या होना है नहीं होना है। कुछ विजनरी बौद्धिक रूप से रिच लोगों का आना बहुत जरूरी है, और हमको आपको सबको ये जिम्मेदारी, गांधी जी का जो वर्ड है ना ट्रस्टीशिप, सोशल ट्रस्टीशिप की जिम्मेदारी हमको आपको सबको एक एक व्यक्ति को उठानी होगी, तभी ये बदलाव संभव है। क्योंकि एक बार आप चाहेंगे कि ये पूरा टेबल पलट के हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दें, वो नहीं हो सकेगा। ये पूरी जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति को उठाकर ले जानी होगी और एक एक ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना होगा कि बौद्धिक रूप से भी क्या चेंजेस लाने हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने हैं, लीगल अवेयरनेस हमको कैसे कैसे करना है, कैंप चलाए, नुक्कड़ नाटक कराए। भाई आपने कराया, आपने अब एक डराने की अंतिम सवाल, डराने के लिए इसमें क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है? जी, अगर वो दोषी साबित हो जाता है फिर तो जेल है उनको। आप सरेंडर कम बेल लीजिए, आप जेल जाइए, उसके बाद आप साबित करते रहिए अपने दोषों को। ये एक बहुत ही लंबी कानूनी चलिए, आप जेल नहीं जाइए, आपको सरेंडर करना नहीं पड़े, ये नौबत नहीं आए, इससे न ही थप्पड़ पर थप्पड़ खाने के लिए तैयार होइए। सिर्फ इतना ही भर करिए कि आप यह बात समझिए कि जिसको भी आप मारने जा रहे हैं उसको जिस तरह से चोट लगती है, आपको भी उसके मारने से उतनी ही चोट लगेगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, मारिए नहीं, और मारिए तो मार खाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।